नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 22 अप्रैल 2025 ये वही दिन था जब दोपहर को खबर आई कि पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। इसके बाद फिर लगातार दिल्ली में मीटिंग चली और आखिरकार 6-7 मई की रात को भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई। अब पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई। फिर अचानक से 10 तारीख को सीज फायर हुआ। अब इस बीच पहलगाम से लेकर भारत पाक लड़ाई, सीज फायर, एयर स्ट्राइक और कश्मीर में उस वक्त क्या कुछ हुआ, इसकी रिपोर्ट हमने आपको लगातार दिखाई। संवाददाता सुमित तिवारी लगातार हर जगह मौजूद थे और उन्होंने जो रिपोर्ट आपको दिखाई वो एनएफ न्यूज़ पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस दौरान और भी बहुत कुछ हुआ जो कि शायद कैमरे में कैद नहीं हुआ, जो कि शायद लोगों ने कैमरे पर बताना मुनासिब नहीं समझा। उन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से वापस आ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित तिवारी, उनसे। लेकिन 22 तारीख से लेकर अभी तक क्या हुआ वो एक बार आपको बता देते हैं। जीएफएक्स दिखाएगा कि किस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। इसके अलावा उसके बाद से ही लगातार मीटिंग हुई। 26 निर्दोष पर्यटकों पर पाक आतंकियों ने गोलियां चलाई, धर्म पूछकर कलमा पढ़वाया गया। पहलगाम के बाद हर खबर पर एनएफ न्यूज़ की नज़र बनी रही। संवाददाता सुमित तिवारी लगातार मौजूद रहे। पहलगाम से लेकर एयर स्ट्राइक तक का क्या माहौल रहा कश्मीर में, कश्मीरियत का क्या माहौल रहा, जो कश्मीरियत की बात चल रही थी। सीज फायर के बाद कैसा था जम्मू कश्मीर का मूड, ये भी जानेंगे, जो कि कैमरे पर कैद नहीं हुआ। बातचीत के बाद पाकिस्तान ने कैसे तोड़ा सीज फायर और उस सीज फायर के टूटने पर भी क्या सोच रहे थे वहां के लोग, कश्मीर के लोगों ने भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव था उस पर क्या कुछ कहा, जो कैमरे में कैद नहीं हुआ उस पर बात करेंगे। तो एनएफ न्यूज़ के संवाददाता से हर सच जानेंगे जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है सुमित, और सकुशल वापस आ जाने के लिए भी बहुत शुभकामनाएं आपकी कि जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग करके आए। क्या कुछ ऐसा दिखा 22 तारीख से लेकर 10 तारीख सीज फायर के दिन तक, माहौल वहाँ कैसा रहा? जी रोहित, शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी सेना पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी, उसी तरीके से एनएमएफ न्यूज़ भी पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा था, जिसका रिजल्ट ये आया कि पाकिस्तान ने एनएमएफ को पाकिस्तान में बैन किया। अब हम शुरुआत करते हैं कि 22 तारीख को जब ये पहलगाम में हमला हुआ, 22 तारीख को हमला हुआ, फिर 23 तारीख को हमारी टीम वहां पर पहुंच गई। ग्राउंड रिपोर्ट हम कवर करने गए, जिसके बाद से हमने कश्मीर में देखा कि लोगों में बहुत गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर, बहुत निराश थे वहाँ के लोग। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा था और वहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, जो कि इतिहास में पहली बार देखा गया कि कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वही कश्मीर था जहां पर दीवालों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का लिखा लगा होता था। लेकिन ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया आर्टिकल 370 हटने के बाद, जब जिस तरीके से वहां पे विकास हुआ, टूरिस्ट वहां पे जाने लगे, भारी तादाद में लोग आने लगे, लोगों का व्यापार चलने लगा, घर में पैसे आने लगे। लेकिन जब ये पहलगाम का हमला हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ के व्यापार में, वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं जो उनके घर में पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया, जिसके बाद से उनको पता चला कि पाकिस्तान क्या कर रहा है उनके साथ। पाकिस्तान ने जो हमला किया उसका नुकसान किसको है? सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियत को है, कश्मीर को है। तो वो समझ गए इस बात को, जिसके बाद से वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किए। हम लगातार ग्राउंड पे घूम रहे थे, सबसे बात कर रहे थे वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो कि पाकिस्तान के हित में भी बोल रहे थे, पाकिस्तान के समर्थन में भी बोल रहे थे। हालांकि वो भारत को, इंडिया को बोल रहे थे कि आपका इंडिया, आपका भारत। तो कुछ चीज़ें वहां पे दिखाई दी। अब लोगों से बात किया मैंने, उनसे ये भी जानना चाहा कि क्या कुछ जो स्लीपर सेल है, लोकल सपोर्ट है, वो आतंकवादियों को मिल रहा है क्या। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि स्लीपर सेल का कुछ यहाँ पे रोल ही नहीं है, लोकल सपोर्ट का कुछ रोल ही नहीं है, जो है पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि कल की घटना है, यहाँ पर आतंकवादियों को मारा गया, 3 आतंकवादियों को मार के गिरा दिया गया, वो भी वहां पर लोकल लोग ही थे, है ना। तो ये लोगों से बातचीत किया तो तमाम चीज़ें सामने आई, जो सच्चाई है वो सामने आई। जिस तरीके से स्लीपर सेल वहाँ पे काम करते हैं वो भी सामने आया। उसके बाद जो कुछ सपोर्टर हैं, जो लोकल सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान के हित में भी बात करते हैं वहाँ पर, वो भी चीज़ हमने दिखाया, वो भी निकल के सामने आए हैं। लेकिन हाँ कि जब से ये हमला हुआ और जब से आर्टिकल 370 हटा,
तो कश्मीर के अंदर बहुत बदलाव देखा गया, वहाँ के लोगों के अंदर बहुत बदलाव देखा गया। अब जब वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने कुछ गलत किया उनके साथ में, जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की ही देन है। जी सुमित, आपने जिस तरीके से बताया 10 लोगों में से 9 लोग तो भारत की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जो कि कश्मीरियत की बात तो सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका पैसा छिन गया, टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन उनके दिल में अभी भी पाकिस्तान पल रहा है। बिल्कुल ऐसे बहुत कम 0.1% में लोग रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान को यहाँ से जवाब तो मिल ही गया होगा कि वो जिस कश्मीर की बात करता है वो कश्मीरी उनके साथ नहीं रहना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद जो 12-13 दिन बीते, उस दौरान क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा था कि इस तरीके से जवाब भारत देगा? सही बोलूँ तो नहीं लग रहा था। लोगों से बात कर रहा था मैं, दुकानदारों से बात कर रहा था, होटल वालों से बात कर रहा, सबसे बात कर लोग, वहाँ पे जो उनकी बात निकल के सामने आई, उनका मानना ये था कि ये जो चीज़ चल रही है ये पॉलिटिक्स है। वो मानने को कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे कि ये जो हमला हुआ गया और जो वहाँ पर हिंदुओं को देख कर मारा गया, खास करके टारगेट करके मारा गया, इस चीज़ को भी वहाँ पर मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये सब इलेक्शन है, आने वाले टाइम पे बिहार में इलेक्शन है, तो इन चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पर जो भी किया गया है वो किया गया है, और उनको लग नहीं रहा था कि जो ये हमला हुआ, जो ये स्ट्राइक किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसका उनको अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से भारत पाकिस्तान को जो है वो जवाब दे सकता है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो वहाँ के लोग जो थे, जिन्होंने मुझसे नंबर लिया था, मुझसे जुड़े हुए थे, सबका कॉल आना शुरू हुआ कि वाकई में भारत ने इस बार जो हिम्मत दिखाई, जिस तरीके से घुस के मारा, इसका उनको उम्मीद नहीं था। जो किया गया बहुत सही किया गया, हम उनके साथ में हैं। लेकिन युद्ध का माहौल बन गया 3 दिनों में, 6-7 की रात जब ये स्ट्राइक हुई, लेकिन 10 को सीज फायर हो गया। सीज फायर का गुस्सा था लोगों? सीज फायर के दौरान में जब ये हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो उस समय मैं जम्मू की तरफ था। तो कश्मीर और जम्मू की बात करूँ तो दोनों के विचारधारा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आबादी में भी फर्क होगा, आपको पता होगा, रहन सहन, खान पीन, सब कुछ में पूरी तरीके से फर्क है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जब ये हमला हुआ तो हमले के बाद जो जम्मू के लोग थे, जम्मू के लोगों को मैंने खास करके देखा वहाँ पर, तो सभी लोग खुश थे। सब लोग पूरी तरीके से सरकार के साथ में, सेना के साथ में खड़े थे। और उनका मानना था कि जो ये हमला हुआ और जो इस ऑपरेशन किया गया, इस तरीके के ऑपरेशन की और भी ज़रूरत है पाकिस्तान के खिलाफ, और भी करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर किया गया तो लोगों में गुस्सा भी दिखाई दिया। लोगों का कहना था कि जो हमारे यहाँ पे लोग मरे, जो बॉर्डर में रह रहे हैं, उनके घर को तबाह कर दिया गया, जो कि ज़िंदगी की कमाई होती है उनकी, उसको तबाह कर दिया गया, लोगों की मौत हुई। हम वहाँ से जम्मू की तरफ रहने के पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जो ये सीज फायर किया गया, कहीं ना कहीं ये गलत किया गया है। हम इतना कुछ होने के बाद भी, हमारे लोग मरे, इसके बाद भी हम सरकार के साथ, सेना के साथ में खड़े थे कि पाकिस्तान के साथ में ये जो सरकार करेगी और जो सेना करेगी वो नेक्स्ट लेवल का होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसका और भी अपग्रेड लेवल का ऑपरेशन वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन ये जो सीज फायर किया गया, इससे वहाँ के लोग जो थे वो बहुत नाखुश दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब सेना ने आकर विस्तार से बताया कि हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया, 40-50 उनके सैनिक उड़ा दिए, फिर उनके 11 से 12 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसकी तस्वीरें शेयर की, और खबरें तो और भी बहुत कुछ परमाणु को लेकर भी हैं। उसके बाद दिल में एक शांति दिखी लोगों के कि चलिए इस तरीके का ऑपरेशन हमने किया। शांति दिखी, लेकिन वो कुछ हद तक दिखी शांति, रोहित। उनको शांति तब दिखती कि जब 2-4 दिन और भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारते। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, उस तरीके का ऑपरेशन और करते, और भी अंदर घुसकर लोगों तक को मारते। उसके बाद वहाँ के लोगों को शांति मिलती। हालांकि वहाँ के लोग जो है वो भी नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो, पूरी तरीके से युद्ध हो, लेकिन वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखे, आगे चल के कभी भी वो भारत की तरफ नजर भी उठाकर ना देखे, आतंकवाद को ना भेजे। तो उनकी मांग थी कि 3-4 दिन तक और अभी भारत को ना वहां पर घुस के मारना चाहिए था, पाकिस्तानियों को रेलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खुश नजर नहीं आ रहे थे वो। जी, हालांकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर ऑपरेशन केलर भी शुरू हो चुका है, और भारत सरकार ने अभी भी सिंधु जल समझौता रद्द ही कर रखा है और कह दिया है कि बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। जी। अब जो रिपोर्ट्स आपने दी वो तो एनएमएफ न्यूज़ के दर्शकों ने देखी, दुनिया ने देखी, लेकिन ऐसा कुछ जो हुआ आपके साथ जो कि केवल कैमरे पे कैद नहीं हुआ और वो चौंकाने और डराने वाला रहा। एक दिन की वाकया बताओ तो एक श्रीनगर में था, मैं बस स्टैंड पे गया हुआ था शूट करने के लिए। वहाँ पे देखने गया था कि वहाँ पे कुछ टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, पार्किंग में खड़े होते हैं लोग। तो वो देखने गया कि यहाँ पे क्या वाकई में टूरिस्ट अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
तो मुझे कुछ दिखाई दिया, लोगों से बातचीत करना चाहा, लेकिन अपनी हमारी वीडियोस वहाँ पर कश्मीर में इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी ज़्यादा वायरल कर रहे थे ये लोग, तो उसके बाद लोग कुछ लोग थे मुझे पहचान गए वहाँ पर। पहचानने के बाद वो ऐसे सर्कल बना के चारों तरफ से खड़े हो गए, और वहाँ पे मेरे साथ में एक लोकल कश्मीर था जो कि मुस्लिम ही था, तो वो हमारे सपोर्ट में था वहाँ पर। तो वो खड़े हो गए और पीछे से कुछ बोलना शुरू किए, मतलब कि अपनी भाषा में बोलना शुरू किए, जो कि कश्मीर की भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो हमने उससे पूछना चाहा कि क्या, इशारों में पूछना कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो उसने बोला कि आप थोड़ा सा जल्दी करो, काम करिए, यहाँ से निकलिए, ये लोग आपके बारे में उल्टा बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ गलत भी हो सकता है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑन कराया, उनके पास गया मैं, और मैं बोला नहीं, इनसे बात करूंगा मैं, ये जो भी बोलना चाह रहे हैं ऑन कैमरा बोले हैं, और ठीक है जो भी करना चाह रहे हैं ये कैमरे के सामने करिए ना। जो कश्मीरियत की बात करते हैं आप, जिस कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीरियत ऐसी होती है, कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तो हम तो आपके लिए मेहमान ही है ना, वहाँ पे आए हैं कवर करने के लिए। पहली बार श्रीनगर और कश्मीर में गया हूँ मैं, तो आपके बीच में खड़ा हूँ मैं, तो जो आपको करना है तो आइए कैमरे के सामने करिए। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ यहाँ कि आप कुछ भी बोलोगे और यहाँ से भाग के चले जाऊँगा मैं। तो उसके सामने मैं कैमरा चालू किया, और जैसे कैमरा चालू किया, माइक ऑन किया, तो उसके बाद वो उनका जो टोन था, जो लहजा था, जो बोलना चाह रहे थे, वो सडनली वो वहाँ पे रुक गए। उसके बाद वो वीडियो शायद बहुत वायरल हुई थी, वो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो देखते हुए बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि आपका इंडिया, आपका भारत। हालांकि वो खाते इंडिया में है, सब कुछ इंडिया का लेते हैं वो, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुड़ गाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है वो पाकिस्तान बसा हुआ है। वो जब बोलते हैं ना, उनके बोलने के तरीके से, उनके बोलने के शब्दों से उनके पकड़ में समझ में आता है कि ये क्या सोचते हैं और ये क्या चाहते हैं। ये जो वो बोलते हैं कि आपका भारत, आपका इंडिया, आपके इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना अभी जो भारत के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, इनको रेलना जरूरी है, इनको ठोकना जरूरी है कि जिस तरीके से ये यहाँ से स्लीपर सेल बनते हैं और वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी शोपियां में भी वही हुआ, बिल्कुल तीनों के तीनों यहीं के निकले। जी जी। और यहीं से दहशतगर्दी सीखी, कोई 2022, 23, 24 में उन लोगों ने लश्कर ज्वाइन किया जी। इस दौरान आप कई हिंदू परिवारों के पास भी गए, उनका दुख भी आपने दिखाया जी। कश्मीर में रहना कितना कठिन है वो जब कैमरे पर लोगों ने देखा, तो उसके बाद जब आपने हेल्प के लिए भी कई परिवारों के लिए कहा, तो देश का एक बड़ा तबका बढ़ चढ़ कर आगे आया। वाकई में हिंदुओं की हालत क्या वहाँ पर आपको दिखी? कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में हिंदुओं की हालत ठीक नहीं है। मैंने कई रिपोर्ट दिखाए हैं, मैं तो बोलने की बात नहीं बता रहा हूँ कि मैं कुछ देख के आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ। वहाँ पे रिपोर्ट्स किए हैं मैंने, स्टोरी किए हैं मैंने, और लोगों को दिखाया है कि क्या वहाँ पर हालत है। उनके घर को देखा, जहाँ पे उनका घर वहाँ पे हुआ करता था, पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, उनकी ज़मीन पड़ी हुई है ऐसी तरीके से बुरी हालत में। मंदिरों का हालत दिखाया हमने कि मंदिर किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है वहाँ पर शिवलिंग है, जो कि कहीं ना कहीं हम हिंदू हैं, हम वहाँ पे गए थे, हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें वो चीज़ महसूस किया, वो चीज़ को मैंने फील किया कि भगवान शिव भी क्या चाह रहे होंगे। वो भी चाह रहे होंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब मोदी सरकार आई है, अब आर्टिकल 370 हटा है, सारी चीज़ ठीक हो रहा है, लेकिन अब वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं उनको क्यों नहीं विस्थापित किया जा रहा है, उनके मंदिरों को क्यों नहीं बनवाया जा रहा है, वहाँ पे पूजा पाठ क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है। ऐसे ही आपको बताना चाहूँगा कि कुपवाड़ा में थे, जो स्टोरी कवर किया, वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित फैमिली रहती है। कुपवाड़ा जिले में एक इकलौती कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहती है, इकलौता घर है कश्मीरी पंडित का जो बचा हुआ है, और वहाँ पे एक लड़की थी काजल पंडित नाम से। उसका स्टोरी हमने दिखाया कि वो इकलौती कश्मीर में, कुपवाड़ा में कश्मीरी पंडित लड़की है, वहाँ पे रहती है। उनके घर का मंजर हमने दिखाया कि किस तरीके से चारों तरफ से जो है ना वो घिरे हुए हैं, बीच में इकलौता जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित का घर है, उनके वो जो है वो सुरक्षा में रहने के मजबूर है। उनके घर पे 24 घंटा 4 पुलिस रहती है जो कि उनकी सुरक्षा करती है। आप कश्मीरियत की बात करते हो, आप बोलते हो यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है, आप मानने को तैयार नहीं होते हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ में गलत किया गया है, आप गलत किए हो उनके साथ में, तो इसको मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनको क्यों सुरक्षा मिला हुआ है, क्यों 4 पुलिस के निगरानी में वो लोग रह रहे हैं, क्यों रहने वो मजबूर हो रहे हैं? न तो उनके घर तक कोई सड़क है, न कोई व्यवस्था है, न तो उनको कोई किसी तरीके का जो बुजुर्ग है उसको वहाँ पर कुछ सहायता मिल रहा हो। अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में कश्मीरी पंडितों को पैसा मिलता है, वहाँ पर उनकी एक फैमिली को लगभग 13,000 रुपये मिलता है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, कश्मीर के अंदर कुछ नहीं मिलता उनको। फिर उसकी सहायता के लिए हम आगे आए, उसकी स्टोरीज को दिखाया और लोगों से मदद मांगने की कोशिश भी करी, लोगों तक उसका जो QR कोड है वो भी पहुंचाया। आपने भी उस स्टोरी को कवर किया। हाँ, जी, लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा जी, अच्छा खासा जो मदद पहुंचाई गई जी, वो काजल तक पहुंची है जी।
लेकिन इस दौरान जिस तरीके से आपने कवरेज की और उन तमाम बातों को यहाँ पर शेयर किया, मुझे लग रहा है दर्शकों को समझ में आया होगा क्या कुछ पहलगाम से लेकर सीज फायर तक हालात रहे और उसके बाद आगे भी अभी उम्मीद यही कि कार्रवाई चलती रहेगी। आखिरी सवाल ये, पाकिस्तान बड़े प्रोपोगेंडा चला रहा था, जीत का जश्न मना रहा है। अब रिपोर्टिंग से ही तरह मैं पूछ रहा हूँ, जीत का जश्न मना रहा है, आफरीदी वहाँ पर निकाल रहा है रैलियाँ कि हम जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देखो आदमपुर, ये आदमपुर जिस बेस को उड़ाने की बात कर रहे थे, उस आदमपुर में सब कुछ सुरक्षित है। S-400 के सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण भी देते हैं, तो उनका प्रोपोगंडा पाकिस्तानियों का उन्होंने तोड़ दिया यहीं पे। जी, पूरी तरीके से जो उनका प्रोपोगेंडा चल रहा था, उस प्रोपोगेंडा को मोदी वहां पर जाकर, एयरबेस पर जाकर, वहां पे सेना के बीच में खड़े होकर ना पूरी तरीके से जो उनका प्रोपोगेंडा था उसको ध्वस्त कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान को ध्वस्त किया ना, उसी तरीके से उनके प्रोपोगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया और पूरी तरीके से चित हो गए वो लोग जो लगातार ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, अलग अलग बोल रहे थे कुछ भी कि इनके फाइटर जेट को मार गिराया हमने, इनके मिसाइल को मार गिराया हमने, इनके अंदर तक दिल्ली तक घुस के मारा हमने। सब सरासर झूठ है। आप तो जानते ही हो कि कितने झूठे और निकम्मे ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार है, वहां की सेना है। तो जो ये प्रोपोगेंडा था सबको सेना ने, जिस तरीके से सेना 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारी सच्चाई बताई, सारा प्रूफ दिखाया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बेशर्म तो है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोल रहे हैं। और आपको एक बताना चाहूंगा मैं, कुछ छूट गया मेरे से। पहलगाम को आपने देखा होगा कि पहलगाम में हिंदुओं को देखकर वहां पे टारगेट किया गया, खास करके उनको कलमा पढ़ाया गया, नहीं पढ़ पाया उनको मार दिया गया, है ना। तो उसके बाद जब भारतीय सेना ने वहां पर ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद जब पाकिस्तान ने कायराना हमला भी किया, तो वो जो हमला था वो हमला भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को देखकर टारगेट किया जा रहा था। रोहित, अच्छा, मैं जम्मू में था, जम्मू में वहां पर भारी तादाद में हिंदू आबादी रहती है। मैं जहां पे रुका हुआ था, बस स्टैंड के बगल में रुका हुआ था, वो रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर पे था। मेरे होटल के ऊपर हम लोग रात के समय 11-12 बजे वहां पे मौजूद थे। हम लगातार वहां से कवरेज कर रहे थे, हालांकि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे, कुछ लाइव वहां से दिखा नहीं रहे थे। हमारे सर के ऊपर से लगभग 30 से 40 फीट ऊपर से ड्रोन उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जो इनका लेजर लाइट था वो भारत का जो था कार्रवाई कर रहा था, वो उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। धमाके की आवाज आ रही थी और वहीं पर बगल में 1 किलोमीटर के दायरे में एक मतलब कि हिंदू आबादी रहती है, वहां पे टारगेट किया गया, वहां पे मोर्टार दागे गए, जिस स्टोरी को मैंने कवर किया। तो ऐसे ही उनके घर, उनकी खिड़कियां टूटी हुई नजर आई। बिल्कुल इतना भयानक वो था कि कोई मतलब कि किस्मत था उनका, किसी की मौत नहीं हुई वहां पर, लेकिन जो वो दृश्य था बहुत भयानक दृश्य था। जो उसके टुकड़े थे, जो जिस तरीके से मोर्टार दागे गए, तो लोगों के घर तक तोड़ते हुए, लोखंड को तोड़ते हुए, दीवारों को तोड़ते हुए वो घरों के अंदर घुस गए। अब आप इससे समझ सकते हो कि कितने भयानक लेवल पर वो लोग जो है यहाँ की सिविलियंस पर टारगेट कर रहे थे। आपने बॉर्डर इलाके पे देखा, पुंछ में देखा, वहां पर सिख समाज के लोग रहते हैं, हिंदू समाज के लोग रहते हैं, वहां पर उनके घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। जिंदगी की कमाई होती है घर उनकी, उनके घरों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया वहां पर। तो ये जो हमला किया गया, ये भी हिंदुओं को टारगेट करके किया गया। ये मैं वहां पर देख के आया हूं, वहां के लोगों से बात करके आया हूं, ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर बात किया, लोगों को समझा मैंने, और ये बात बता रहे हैं वहां पर। ये बात सरकार ने भी कही कि भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। सेना ने भी ये बात एडमिट की है, लेकिन भारत ने बहुत एकजुटता दिखाते हुए अपनी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि औकात में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना भारत अब की मारेगा। सेना ने कहा है तो फिर इस तरीके से नहीं मारेगा। चूहे बिल्ली का खेल भारत ने कहा अभी तक चल रहा था, लेकिन अब की जो हम काउंटर करेंगे तो फिर उससे पाकिस्तान में तबाही का मंजर होगा और बात होगी तो अब सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। ये भी भारत ने साफ कर दिया है। बाकी पहलगाम में 22 अप्रैल से लेकर अभी कल तक क्या कुछ चला, जब तक सुमित वहां पर थे, उन्होंने सब कुछ आपके साथ साझा किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट में अपनी राय जाकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।